बढ़िया हूँ। बैठ जा पटवारी। V6 है ना, V5 है ना। वो ठीक हो? हावड़ो, बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। अब थोड़ी है बाहर कोई बच्चे, कमी है। गांव गए हुए हैं ना, आराम से आएंगे धीरे धीरे। चलो बढ़िया। देखो, क्लास का तो मालूम चल गया होगा किस सब्जेक्ट की रहेगी। रीजनिंग है ना। देखो पहली क्लास है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं आपको। मेरा नाम है दिनेश चौधरी, फ्रॉम शिक्कर। ठीक है, सब्जेक्ट रहेगी अपनी रीजनिंग, है ना। देखिए सबसे पहली बात तो अपन देखें ना, पटवारी में आपके सामूहिक रूप से दे रखा है ना 45 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग, 90 नंबर का वेटेज है ना। यदि पिछली भर्ती की बात करें ना, तो पिछली भर्ती के चारों शिफ्ट के पेपर उठा लो। चारों शिफ्ट में 29 क्वेश्चन, प्रत्येक शिफ्ट में 29 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। और यदि एक क्वेश्चन और देखें तो इक्वेशन वाला था, समीकरण वाला, कि दी गई समीकरण की वैल्यू क्या होगी। उसको अपन मैथ का भी बोल सकते हैं और उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया में रीजनिंग का भी बोल सकते हैं। तो टोटल यदि अपन देखें तो 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन का मतलब 60 नंबर की रीजनिंग थी। ठीक है, पिछली भर्ती की चारों शिफ्ट का कोई सा भी पेपर उठा लो आप। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों पेपरों में से कोई सा भी उठा लो, 60 नंबर की रीजनिंग थी आपकी। तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं 60 नंबर का मतलब सिलेक्शन बेस। ठीक है, सिलेक्शन बेस सब्जेक्ट है। और मैथ्स और रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट हैं, आप चाहें ना तो इसमें यदि तरीके से, वास्तव में सही सिस्टम से तरीके से तैयारी करें ना, तो आप आराम से 90 के 90 नंबर भी ला सकते हैं। कि उसमें फिक्स है, चेंज क्या होगा, नाम संख्या, मेथड तो वही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा। रीजनिंग में और मैथ में केवल एक टॉपिक ऐसा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करना, जिसमें हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो दिमाग में ना सेट हो। कई बार क्वेश्चन दे देता है वो, क्योंकि उसमें कोई फिक्स नियम है नहीं, कहीं से भी कैसा भी लॉजिक लगा दे। कई जगह 1.5 से गुणा, फिर 2.5 से, फिर 3.5 से, फिर 4.5 से, दिमाग में बैठ गया तो हो गया, नहीं ना भी हो। एक क्वेश्चन वो देख लो आप। उसके अलावा तो मेरे को शायद लगता नहीं कि मैथ और रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नंबर कटे। लेकिन शर्त यह उसको कंटिन्यू पढ़ें अपन। तो देखिए सबसे पहली बात तो अपन प्रैक्टिस कर, ये टॉपिक देख लें कौन कौन से टॉपिक अपने। ठीक है, 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं, सिलेबस स्टार्ट हुआ उससे पहले 2-3 चीज़ें ध्यान रखना। आपके साथ हम लोग फीस में कोई समझौता नहीं करते। ठीक है, तो आप पढ़ाई में समझौता मत करना। पढ़ाई में समझौते का मतलब ये नहीं है, पढ़ाई में समझौते का मतलब जहां जो चीज़ नहीं समझ में आए, ठीक है, 1 बार नहीं 2 बार पूछ लें, 2 बार नहीं 3 बार पूछ लें, जब तक समझ में नहीं आए आगे मत बढ़ो। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से कोई पशु परीक्षर का बैच तो है नहीं कि 10वीं पास है। ठीक है, पटवार का बैच है, RS के लेवल का बैच होता है। शायद मेरे हिसाब से ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं कि जो समझ में आने के बावजूद भी ये कहे कि दोबारा समझाओ, मतलब टाइम पास करे। शायद मेरे हिसाब से पटवारी बैच, वीडियो बैच, RS बैच और SI बैच में ऐसे विद्यार्थी बहुत कम रहते हैं। क्योंकि आप में से लगभग ऐसे विद्यार्थी हैं 90% जिन्होंने 2-4 भर्तियों में बसीड़ खाई है कि नहीं है। 2-4 भर्तियों में रिजल्ट देख लिए होंगे, जूम करने के बाद में भी नंबर नहीं दिखता। भाई टाइम पास वो करता है जिसके घर पे ठीक ठाक पैसा हो और पहली भर्ती देख रहा हो, वो करता है टाइम पास। अपना सभी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, टाइम पास करने के लिए तो कोई आया नहीं। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए 2 बार पूछ लो, 3 बार पूछ लो, नहीं समझ में आए तब तक आगे मत बढ़ो।
समझ गए ना ये चीज। दूसरा, जितना काम दिया जाए ना आपको उसको उसी दिन करें। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल तो होगा आपका, लेकिन तैयारी में मजा आएगा। काम का मतलब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आज इनपुट आउटपुट पढ़ाया, मैंने 3 दिन तक इनपुट आउटपुट पढ़ाया, तो आप कोशिश करें जैसे मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ करवा दिए तो आपको सीट दी, उसमें 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, 5-6 क्वेश्चन नोट्स दिए, उस नोट्स में हैं और भी अदर जैसे पुराने पेपर हैं उनके क्वेश्चन। मतलब कोशिश करें कि आप उस टॉपिक को जैसे पहला, दूसरा, तीसरा दिन, 3 दिन में मैंने इनपुट आउटपुट कंप्लीट कराए, तो आप कोशिश करें कि उन 3 दिन में आप भी कंप्लीट कर लो टॉपिक को। जब मैं बोलूँ कि यार ये टॉपिक खत्म है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, उस टाइम आपके डाउट होने चाहिए। डाउट का मतलब आपके ये होना चाहिए, 2-4 क्वेश्चन होने चाहिए कि सर ये क्वेश्चन मेरा इस टॉपिक में ऐसा क्वेश्चन है और ये मेरे से नहीं हुआ, ये समझो। लेकिन ये कौन पूछेगा? ये वही पूछेगा जो साथ साथ पढ़ेगा, साथ साथ पढ़ेगा। अब हर सब्जेक्ट को साथ साथ पढ़ोगे तो अपने आप बिजी शेड्यूल हो जाएगा आपका, सीधी सी बात है। तो देखिए, और आपको मैं बता दूं, तैयारी में सिलेक्शन भी उसी का होता है जो साथ साथ पढ़ता है। मैं पिछले 3.5 साल से तो मैं उत्कर्ष में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और वैसे मैं हूँ सिक्कर से, बाकी मैं सिक्कर में मात्र 2.5 साल पढ़ाया। मैं 2013 से 11 नवंबर 2013 से जोधपुर में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें 3.5 साल का पीरियड उत्कर्ष का है, ठीक है। मतलब इस एक्सपीरियंस में, इस पीरियड में मैंने ये देखा है 2-3 गलतियां होती हैं बच्चे से। लोग ये कहते हैं कि सिक्कर, शेखावटी, झुंझुनू वाले, सिक्कर वाले एडवांस होते हैं। कोई एडवांस नहीं है, केवल आज पहला दिन है इसलिए थोड़ी बातचीत कर लें। 2 चीजें हैं मारवाड़ में। एक चीज मैंने नोट किया, आप ये मत सोचना कि सर बुराई देख बता रहे हो हमारी, यहाँ 90% बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम डेट आएगी ना, विज्ञप्ति आएगी, तब दौड़ के आएंगे, तब एडमिशन लेंगे। तब देखा कलपतरू सिनेमा 1500 की भीड़ है, सीट है, फुल भरा मिलता है। और उसी 90% में कुछ ऐसे हैं जो पहले तो आ जाते हैं, लेकिन ऐसे देखते हैं कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं, बोरी बिस्तर सामटे, गैस की टंकी इधर, इधर 2 बैग, इधर कट्टे में रिजाई सोड़िया, और आए दूल्हे राजा गोरी खोलो दरवाजा। ऐसे जाएंगे, जाके घर पे टक टक आ गया ज्वाइनिंग लेके। रियलिटी है ये, वो फैल है। कई ज्यादा चतुर बनते हैं, एडवांस, अपने आप में हिसाब लगा लेंगे, रूम का किराया क्यों दूं, कोचिंग होगी, लाइब्रेरी क्यों जाऊं। भाई साहब, आप कितनी शानदार पढ़ाई कर लो और कितनी मेरे जैसे चाहे गुरुजी पढ़ा दो, जो ही कोचिंग हुई, एग्जाम का 12 महीना है, आप चले जाओगे घर पे, चाहे कितना भी अच्छा माहौल हो, चौपट हो जाएगा मामला सारा। 10% वही बच्चे सिलेक्शन देते हैं जो भाई पैसा खर्च हो रहा है, कोई व्यर्थ काम में तो अपन कर नहीं रहे, ऐसे तो है नहीं कोई जुआ खेल रहे हैं। रूम खर्चा, लाइब्रेरी का, कोचिंग का, अपनी शिक्षा के ऊपर ही तो कर रहे हैं अपन, गलत काम में थोड़ी है। तो मैं तो ये कहता हूँ जब कोचिंग हो जाए ना पूरी, उसके बावजूद भी आपके 2 ही स्टैंड होने चाहिए, रूम, लाइब्रेरी, रूम और लाइब्रेरी, कंटिन्यू पढ़ते जाओ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कोई माई का लाल ही नहीं सिलेक्शन रोक दे। एक ही एक चीज को 4-5 बार दोहरा दोगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, पूछ लेने दो। कहाँ से बनाएगा पेपर बनाने वाला, बनाएगा तो किताबों से ही। उसी चीज को अपन पूरे सिलेबस को 5-6 बार निकाल देंगे, लेकिन 5-6 बार निकालेगा कौन? 5-6 बार वही विद्यार्थी निकालेगा जिसने तैयारी की है, समझिए। कई बार आप नहीं देखते 2-2, 3-3 ज्वाइनिंग आते हैं लोगों के, उन्हीं बच्चों के आते हैं। 2-2, 3-3 ज्वाइनिंग फिक्स है। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, आप देखते हो कई बार कि 2-3 ज्वाइनिंग आ गया यार एक ही आदमी के, वो उन्हीं के आते हैं। जैसे एक बच्चा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, फिर अपन फटवार पे आएंगे। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, क्या पढ़ रहा है वो? 40 नंबर की मैथ पढ़ रहा है, 40 नंबर की रीजनिंग पढ़ रहा है, 40 नंबर की हिंदी पढ़ रहा है, लगभग हिंदी लेते हैं बच्चे, ठीक है, और 40 नंबर की वो जीके जीएस पढ़ रहा है। पढ़ लिया। पिछली एसएससी जीडी कंप्लीट हुई थी, पिछली भर्ती, इस बात की नहीं कर रहा, पिछली भर्ती एसएससी जीडी कंप्लीट हुई, उसका रिजल्ट नहीं हुआ, उससे पहले
दिलीप पुलिस आ गई, जिसका भी पिछले दिनों ज्वाइनिंग दिया है। ठीक है, अब दिलीप पुलिस का सिलेबस क्या है? दिलीप पुलिस में 15 नंबर की मैथ है, सेम टॉपिक है, कुछ भी चेंज नहीं है, वेटेज थोड़ा कम है। 25 नंबर की रीजनिंग है। ठीक है, ये प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, इधर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद में जीके जीएस, ये जो जीके जीएस है ना, ये जीके जीएस 50 नंबर का है। और यहां पहले 35 नंबर की रीजनिंग होती थी, लेकिन ये रीजनिंग ज्यादा थी, इसलिए इसको हटा के थोड़ा 10 नंबर का कंप्यूटर दे दिया। ये जीके जीएस का ही पार्ट है कंप्यूटर। इस भर्ती की ज्वाइनिंग आई ना, उससे पहले वापस एसएससी जीडी आ गई। बताओ अभी पिछले दिनों नहीं हुई क्या एग्जाम? हुई। एसएससी जीडी नहीं गई, उससे पहले आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों भर्ती आ गई। ठीक है, आरपीएफ का सिलेबस है 35 नंबर की मैथ, 35 नंबर की रीजनिंग, ठीक है, और 50 नंबर का जीके जीएस। समझ गए? और यही चीज पटवारी भर्ती, देखो टारगेट एक ही होना चाहिए, इंसान का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, लेकिन सिमिलर सिलेबस हो, वो एक ही लक्ष्य में आती है चीजें, है कि नहीं? अब पटवारी में हमें मैथ भी पढ़नी पड़ रही है, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ रही है, हिंदी भी पढ़नी पड़ रही है, और जीके जीएस। इसमें जीके जीएस का जो पार्ट है ना, ये इनमें आप पुराने पेपर देख लेना। ठीक है, इसमें 50 में से 30 से 35 क्वेश्चन के लगभग करंट जीके आता है। यदि 30 क्वेश्चन करंट के हैं तो 100% 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं और 5 से 7 क्वेश्चन संविधान के आते हैं। इसकी जनरल साइंस, करंट और संविधान ठीक है ना, वो इसमें 50 में से लगभग 45 क्लियर कर लेता है। हिस्ट्री का भी आता है, इकोनॉमिक्स का भी आता है, मैं ये नहीं करा नहीं आता, लेकिन वेटेज ज्यादा इसका रहता है। अब ये सारी चीजें हमें पटवारी में पढ़नी पड़ रही है, पढ़नी पड़ रही है कि नहीं? तो अपन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं ना, आने वाले टाइम वीडियो आएगी, वीडियो का पटवारी का सेम ही सिलेबस, कुछ भी चेंज नहीं है। बताओ है क्या? तो कहने का मतलब यदि अपन कंटिन्यू तैयारी रखते हैं, बीच में ब्रेक नहीं देते हैं, लगातार लगे रहते हैं, ठीक है, अपनी जिंदगी के लाइब्रेरी, कोचिंग और रूम ही मानते हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो नंबर पड़ेगा, फिक्स है। क्योंकि सिलेबस मैं कह रहा हूं बेटा 90% सिलेबस सेम होता है, 90% सिलेबस, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। मैथ और रीजनिंग में क्या चेंज होगा? हाँ, एसएससी बैंक में थोड़ा चेंज, वो आपका टारगेट नहीं है, ठीक है। बाकी इन एग्जाम्स में लगभग 90% सिलेबस सेम रहता है। और मैथ रीजनिंग में तो क्या है, सेम ही है सारी चीजें। लोग ये कह देते हैं कि लेवल, काय का लेवल? एसआई में क्वेश्चन नॉर्मल आता है, कांस्टेबल में खतरनाक आता है, कोई लेवल नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो कहने का मतलब ये चीज बताई मैंने। अब पटवार है तो पटवार में रीजनिंग है, रीजनिंग पटवार में 60 नंबर की रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी आपको, 29, 30, 29 क्वेश्चन, 29 पे आ जाए, 28 पे आ जाए, 30 पे आ जाए, 31 पे आ जाए, लगभग 58-60 नंबर की रीजनिंग है। और इसमें क्या है, केवल 2 टॉपिक हैं, एक तो इनपुट आउटपुट, एक डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता और इनपुट आउटपुट। 2 टॉपिक हटा दो, बाकी जो टॉपिक पढ़ोगे वो हर एग्जाम में काम आएंगे। आप आरएस प्री दे लेना, सब इंस्पेक्टर भर्ती दे लेना, चाहे आप पटवार दे लेना, चाहे वीडियो दे लेना, 2 टॉपिक छोड़ दो। मैंने कहा एक इनपुट आउटपुट, एक डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, केवल 2 टॉपिक छोड़ दो, बाकी पूरे के पूरे टॉपिक हर एग्जाम में है। तो हमें कुछ अलग नहीं पढ़ना पड़ रहा है, चीजें वही हैं। मैंने क्या कहा, 10%, 10 से 15% ऊपर नीचे होता है, बाकी सेम है। तो अपनी यदि टारगेट बना लें कि यार अपने को नौकरी पानी, और आप में से लगभग मेरे जैसे ही हो, गांव वाले हो सारे, अंबानी के परिवार से कोई है नहीं, ठीक है, अपना टारगेट एक है, पढ़ धड़ के सरकारी नौकरी, ठीक है, पढ़ धड़ के सरकारी नौकरी। तो आप ये चीज ध्यान रखो। मैं कह रहा हूं कि आराम से एक में फेल हो गए, दूसरी में नंबर पड़ेगा,
दूसरे में फेल हो गए, तीसरे में पड़ेगा। आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, आपके पटवार का ही पार्ट है, पटवार में कुछ एक्स्ट्रा चीजें अपने राजस्थान जीके वगैरह, लेकिन उसी में से सिलेबस निकलेगा ये पूरा, एक दो तीन टॉपिक एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो आदमी कर सकता है, जैसे ही पटवार का एग्जाम दिया कवर कर सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, अलग नहीं पढ़ना पड़ रहा है। अब जैसे मैं आपको ये ज्ञान दूं कि यार पटवारी की तैयारी करें और मैं बैंक की चीजें बताऊं, गलत है, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रास्ता ही दोनों अलग अलग है, सिलेबस, लेकिन जो सिमिलर सिलेबस है उन सबका ध्यान रखना चाहिए, समझ गए। तो देखिए अपन सबसे पहले पटवारी के जो टॉपिक हैं आपके उसकी बात करेंगे, ठीक है, कि टॉपिक कौन कौन से और अपने को क्या क्या पढ़ना है रीजनिंग में। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो दे रखा आपकी सीरीज, श्रृंखला बनाना, ठीक है, इसमें दोनों चीजें पढ़ेंगे अपन, ठीक है, इसमें दोनों चीजें पढ़ेंगे। लेटर सीरीज, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट कोई है क्या? इंग्लिश मीडियम का कोई नहीं है। अपन अक्षर श्रृंखला भी पढ़ेंगे और संख्या श्रृंखला भी पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद में बेटा एनोलॉजी, सादृश्यता परीक्षण, ठीक है, सादृश्यता। और पटवारी में एक चीज और है, पिछला पेपर उठाना, बड़े व्यवस्थित तरीके से पेपर बनाता है। व्यवस्थित तरीके का मतलब यह है कि आपके जो सिलेबस दे रखा है ना, एक भी टॉपिक मिस नहीं करता है, हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है। कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन दे दिए, ब्लड रिलेशन से एक भी ना दे। डायरेक्शन से क्वेश्चन, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है डायरेक्शन, पिछले एसएससी जीडी में पिछली बात कर रहा हूं, एक भी शिफ्ट में किसी भी ऑनलाइन ना, हर शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं आया, कथन निष्कर्ष के भर दिए। लेकिन पटवार का जो पिछली भर्तियां देखे ना, तो उससे ये चीज अच्छी दिखी कि पटवार में आपके जो सिलेबस दे रखा हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाया, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं आया हो, ठीक है। तो सादृश्यता परीक्षण एक आपके दे रखा चित्र मैट्रिक्स। देखो चित्र मैट्रिक्स ये जो टॉपिक है ना, ये आरएस में देखोगे तो भी चित्र मैट्रिक्स ही लिख रखा है, पटवार में देखोगे तो भी चित्र मैट्रिक्स ही लिख रखा है, आप एसआई में देखोगे तो भी चित्र मैट्रिक्स लिख रखा है, आप एसएससी में देखोगे तो भी चित्र मैट्रिक्स। इसमें पढ़ना क्या अपने को? इसमें पढ़ना अपने को 3 टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर काउंटिंग, आकृतियां गणना, समझ गए। दूसरा टॉपिक पढ़ना अपने को दर्पण प्रतिबिंब आकृतियां, मिरर इमेज डायग्राम। तीसरा टॉपिक पढ़ना अपने को वाटर इमेज डायग्राम, जल प्रतिबिंब आकृतियां, ठीक है। तो ये जो चित्र मैट्रिक्स लिख रखा है ना, इसमें अपन 3 टॉपिक पढ़ेंगे। आकृति गणना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिरर इमेज डायग्राम और वाटर इमेज डायग्राम, दर्पण प्रतिबिंब आकृति और जल प्रतिबिंब आकृति। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन लोग अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, वर्णमाला परीक्षण। तीसरा इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कथन निष्कर्ष। देखो कथन निष्कर्ष अलग टॉपिक होता है, और कथन निष्कर्ष से आज तक कोई 10% चांस है कि क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कथन निष्कर्ष से कभी सवाल ही नहीं पूछता। सवाल कहां आता है? न्याय वाक्य से आता है, सिलोलिज्म से आता है, ठीक है। यहां लिख ही नहीं रखा, आप ही के नहीं, किसी सिलेबस में, सिलेबस बनाने वाले ने यहां बड़ी गलती कर रखी है, जबकि कथन निष्कर्ष और न्याय वाक्य दोनों अलग अलग टॉपिक होते हैं, ठीक है। लेकिन उनको दिख गया कथन और निष्कर्ष, टेक दिया कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष में सवाल कैसे आते हैं? कथन निष्कर्ष में सवाल आते हैं, ए भाई, कथन आया, ए अनिल मोटा व्यक्ति है फिर भी तेज दौड़ रहा है। अनिल मोटा व्यक्ति है फिर भी तेज दौड़ रहा है, यह कथन है। नीचे देगा निष्कर्ष, मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं। निष्कर्ष नंबर 2, मोटे व्यक्ति ज्यादातर धीमे दौड़ते हैं। अब इस बात से जो कथन कहा ना, उससे क्या निष्कर्ष निकल गया? उसने कहा कि ए देख, ये अनिल मोटा है फिर भी तेज दौड़ रहा है। इसका मतलब बड़ा अचंभित बोल रहा है वो कि यार ये मोटा है फिर भी तेज दौड़ रहा है। इसका मतलब मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती है, ये तो नहीं निकलता क्योंकि तेज दौड़ रहा है। लेकिन मोटे व्यक्ति ज्यादातर धीमे दौड़ते हैं, इसलिए उसने अचंभे से कहा कि अरे देख मोटा है फिर भी तेज दौड़ रहा है। तो हम कहेंगे कि इस कथन से केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, 2 अनुसरण करता है। ये होते हैं कथन निष्कर्ष के सवाल। न्याय वाक्य के सवाल आपने देखे होंगे, सभी गाय भेड़ हैं, सभी भेड़ बकरियां हैं, कुछ बकरियां ईमानदार हैं,
ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, सभी ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, सभी सी डी हैं, ऐसे क्वेश्चन। ये होते हैं न्याय वाक्य के सवाल, और ये पूछता है अपने। पिछली पटवार भर्ती में भी न्याय वाक्य से क्वेश्चन आया था। तो हम लोग कथन निष्कर्ष के सवाल भी करेंगे और न्याय वाक्य के भी करेंगे, दोनों चीजें पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कथन निष्कर्ष सिलेबस में तो वो टिका दिया, राम राम चैन चैन, नंबर नहीं आएगा। तो हम लोग न्याय वाक्य और कथन निष्कर्ष दोनों चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद में आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो दे रखा है ब्लड रिलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रक्त संबंध। फिर दे रखा है कोडिंग और डिकोडिंग। फिर दे रखा है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। फिर दे रखा है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। फिर दे रखा आपके इनपुट आउटपुट। देखो ध्यान रखना, इनपुट आउटपुट ये ऐसा टॉपिक है, ये पटवारी भर्ती में सिलेक्शन भी करवा देगा और बाहर भी कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इसमें ये तो छोड़ ही देना कि क्वेश्चन आता नहीं है, ये तो दिमाग से हटा देना। ठीक है, ये केवल दो ही भर्तियों में इनपुट आउटपुट, या तो बैंक में आता है या पटवारी में। पटवार बैंकिंग में फिक्स है, ये 5 क्वेश्चन आते हैं इसके, और पटवार में भी 5 भी आ जाए भाई साहब, 4 भी आ जाए। पिछली भर्तियों में देखें तो प्रत्येक शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन का मतलब 6 नंबर, जिसमें चौथी शिफ्ट में क्वेश्चन भी गलत दिया था उसने। ठीक है, वंस मिला था। चौथी शिफ्ट में जो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था वो डिलीट हुआ था, मिस्टेक थी उसमें। ठीक है, मतलब प्रत्येक शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन थे। तो 6 नंबर, एक टॉपिक 6 से 10 नंबर का होता है, मिनिमम 6 मैक्सिमम 10। तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 नंबर का टॉपिक है, तो 10 नंबर में तो सिलेक्शन से बाहर भी हो जाता आदमी और बड़ी अच्छी रैंक भी आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिखने में ऐसे लगेगा महाभारत, क्यों यार यू क्या है, लंबो लंबो क्वेश्चन है कि नहीं, देखते डर जाते हैं। मेरी गारंटी है एक भी बच्चा इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। जिस दिन पढ़ा के टॉपिक खत्म करो ना, उस दिन देख लेना, कहीं से चाहे बैंक का क्वेश्चन ले आना। ठीक है, यदि आपकी सीखने की इच्छा तो एक भी बच्चा क्वेश्चन दिखेगा इतना लंबा यार, 2 स्क्रीन पे, आप मात्र 15 सेकंड में क्वेश्चन को टिका दोगे। ठीक है, ए भाई खड़ा हो, तेरे को कह रहा हूं, इसको खड़ा कर, इसको आगे पटवारी को। हाँ तू ही, क्या बात चल रही है उससे? बात तो कर रहा है बेटा, प्रेमी है तेरा, हैं? बैठ जा, मेरा बेटा उसकी तरफ कर रहा हूं, ऐसे कर रहा है। तेरे जैसा ही वो है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा उससे। ठीक है, क्यों परेशान होता है? इनपुट आउटपुट उसके बाद में है ना। पढ़ाई में समझौता मत कर मेरे से, लेकिन ये बीच में बात करना, डिसिप्लिन करना, ये थोड़ी सी समझ से बाहर है। ना पीटूंगा, ना थप्पड़ मारूंगा, ना रोने दूंगा, फिर भी तड़पेगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है संख्या क्रम और समय अनुक्रम। देखो इसमें जो संख्या क्रम है ना, इसमें रैंकिंग टेस्ट आपके सिलेबस में है। कौन सा टॉपिक है बेटा? रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हम लोग। ठीक है, समझ ही नहीं पाते कि क्या लफड़ा ये, तो इसमें अपनी जो संख्या क्रम होता है ना, ये रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक होता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। उसके बाद में डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता। देखो निर्णय क्षमता भी सेम इनपुट आउटपुट की तर्ज पे है। डिसीजन मेकिंग या तो आएगा नहीं, आ गया तो ध्यान रखना 3 क्वेश्चनों से कम नहीं लेके आएगा। 3 क्वेश्चन कम से कम आएंगे इसके ऊपर। डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसमें पूरा प्रारूप देता है, शर्तें देता है। ठीक है, शर्तें देता है एक उम्मीदवार की, कि उम्मीदवार आईटी डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरी शर्त रहेगी इस उम्मीदवार की उम्र इस डेट तक 18 से 25 साल होनी चाहिए, कोई भी डेट दे देगा। इस उम्मीदवार के पास 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी निजी कंपनी में। ठीक है, ये उम्मीदवार कंपनी में 50,000 रुपए के बॉन्ड के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत होना चाहिए। ऐसे आपको शर्त देगा। फिर एक साइड में देगा आपको उप शर्त, कहेगा कि यदि उम्मीदवार मुख्य शर्त 2 पूरी नहीं करता है तो उप शर्त ए पूरी करे। फिर नीचे देगा कि इसका योग्य है, चयन करना चाहिए, या चयन के योग्य नहीं है, या इसके पास डाटा इनसफिशिएंट है, या इसको मैनेजिंग डायरेक्टर के पास भेज देना चाहिए,
या इसको वीसी के पास भेज देना चाहिए, ऐसे ऑप्शन होंगे। अब आपको क्या करना है उस टाइम, आपको एक अधिकारी बनना है, फीलिंग लेनी है, लेकिन शर्त क्या कि वो शर्तें दिमाग में सेट होनी चाहिए। क्वेश्चन में जो 5-7 शर्त देगा ना, कंडीशन, वो दिमाग में सेट होनी चाहिए। और आपके सामने फिर क्वेश्चन आएगा कि उम्मीदवार अनिल मल्होत्रा, फिर उसके नीचे उसकी शर्तें देगा एक पैराग्राफ के रूप में कि अनिल मल्होत्रा आईटी ग्रेजुएशन से है, पिछली एक कंप्यूटर टेक की कंपनी में पिछले 10 साल से या 5 साल से कार्य कर रहा है, इसका जन्म 92 में हुआ है, ठीक है, 50,000 रुपए के बॉन्ड पे हस्ताक्षर करने के लिए भी राजी है, ऐसे उसकी शर्तें देगा। अब आपको वो शर्तें पढ़नी है और शर्त जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन पढ़नी है, प्लस वो शर्तें भी ध्यान में रखनी है और वो शर्त क्वेश्चन में देगा। उस शर्तों से मैच करना आपको कि क्या ये उम्मीदवार सिलेक्शन के योग्य है, क्या ये उम्मीदवार 2 नंबर शर्त पूरी नहीं कर रहा तो इसको डिस्क्वालीफाई कर दें, या ये उम्मीदवार 2 नंबर शर्त पूरी नहीं कर रहा तो 2 के लिए उप शर्त भी है, तो क्या इसको मैनेजिंग डायरेक्टर के पास भेजना चाहिए। ऐसा आपको डिसीजन लेना है, निर्णय लेना आपको, आपकी निर्णय क्षमता, मतलब आप सिलेक्शन कर रहे हो इंसान का, तो आपका निर्णय है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो। ये होता है डिसीजन मेकिंग का सवाल, ये भी बड़ा अच्छा सवाल होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया तो मान के चलो कि 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछेगा, नहीं आए तो अलग बात है, बाकी आ गया तो 3 क्वेश्चन कम से कम, 2-1 नहीं पूछेगा, 3 का मतलब सीधा 6 नंबर का टॉपिक है। इसके बाद में आपका जो टॉपिक है वो है शब्दों का तार्किक व्यवस्था, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस। ये बड़ा इजी होता है, बड़ा नॉर्मल होता है, जैसे दे दिया फल, बीज, फूल, ठीक है, पौधा, ऐसे कि इसको सीक्वेंस में जमाओ, प्रौढ़ अवस्था, युवा अवस्था, ठीक है, ऐसी अवस्थाएं दे दी, ठीक है, मतलब इनको सीक्वेंस में जमाना, लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड, ठीक है। उसके बाद में आपके इधर का लुप्त अक्षर संख्या, लुप्त अक्षर और संख्या, मतलब जिसको मैं कह सकता हूं मिसिंग नंबर, अभी मैं चर्चा कर रहा था। यह टॉपिक बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। इसमें रीजनिंग, जिसने 20 साल रीजनिंग पढ़ाई है उसका भी गलत हो सकता है ये क्वेश्चन, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगता है। हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे 100 टाइप, 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे 20 टाइप, कोई फिक्स नहीं इसमें जिसकी खोपड़ी काम कर दी उसका हो गया। और इस क्वेश्चन की एक अच्छी खासियत यह भी है, होगा तो 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। एक बार इसमें उलझ गए तो फिर उलझ ही गए, फिर उसको छोड़ दो, फिर उसको पेपर के अंत में दिमाग लगाओ इस पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते दिमाग में सेट हो गया, नहीं हुआ, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे अभी पिछली आपको एक क्वेश्चन बताऊं, देखो कितना शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऐसा था कि आदमी सोचता रहे तो भी दिमाग में नहीं सेट हो, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था। पटवार का क्वेश्चन नहीं था, एसएससी का क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना ये टॉपिक ऐसा है इसमें कोई भी लागू नहीं है। कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन पटवारी में आ सकता है, पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन एसएससी में आ सकता है, आरएस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, आएगा तो 10 सेकंड में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर घूमते रहो आराम से। क्वेश्चन था 11, 13, 29, 17, 19, 65, 15, 25, अज्ञात पद। ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन था ए ऑप्शन 65, बी ऑप्शन 75, सी ऑप्शन 85, डी ऑप्शन 110। ई ऑप्शन आता है 39%, उसकी तो यहां चर्चा ही नहीं करनी, ठीक है। निर्मा मीणा, सर आप हमको पटवारी बना दो, मेरे हाथ में थोड़ी है बेटा। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, आप पढ़ोगे सेल्फ तो ही पटवारी बनोगे, सीधा शक है। मेरे हाथ में होती तो मैं मेरे घर वालों को ही बना देता, रिश्तेदारी में बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं। गलत कह रहा हूं? अपना काम पढ़ाना है,
आपके डाउट दूर करना, खुद सेल्फ पढ़ोगे कोचिंग के साथ साथ तो ही बनोगे। कोचिंग में तो बहुत करते हैं, कोचिंग में तो प्रॉब्लम दूर करना है, समस्याओं का समाधान भाई खुद को पढ़ना पड़ेगा। चलो अब देखो इसमें, अब इसमें लगाते रहो दिमाग। अब इसमें क्या है देखो सुनो, इन सबसे पहले ये पद है कि इस 11 13 29 में क्या संबंध है, मतलब इस 11 और 13 से 29 कैसे आया। अब ये तो आ गया, एक तरीका क्यों है, बहुत है। 11 और 13 कितना भाई, अरे 11 और 13 24, 24 में +5 कर दो 29 ही आ गया। लेकिन फिर आगे भी हो, आगे प्लस करो, 17 दूनी 34, 34 और 2 36 +5 करो तो ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, आया कि नहीं है। अब यहां भी जो काम यहां किया वही यहां होना चाहिए। अब देखो उस बच्चे का आ गया, बिल्कुल सही जवाब 85, 100% सही है। अब ये क्वेश्चन आया तो 1 सेकंड में आ जाता है, 10 सेकंड में खोपड़ी में सेट हो जाता है टक, मतलब पहली नजर में प्यार नहीं है, क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और नहीं हुआ तो फिर तड़पे जाओ, फिर नहीं होगा। अब इसमें देखो कौन सी गणित लिखी है, 85 किसका है भाई, बता बेटा कैसे है, क्या नाम तेरा, तुषार, बता क्या है कैसे है। बिल्कुल, अब देखो 11 का स्क्वायर क्या है 121, और 13 का स्क्वायर क्या है 169, दोनों को प्लस किया कितना है बेटा 290, एक जीरो को हटा दो 29 आ गया। 17 का स्क्वायर कितना 289, 19 का कितना 361, दोनों को प्लस किया 650, एक जीरो हटा दो, जो काम उसमें किया वो इसमें करना है। अब 15 का स्क्वायर कितना 225, 25 का स्क्वायर कितना 625, दोनों को प्लस किया 850, एक जीरो हटा दो, कितना आ गया बेटा 85, ये आंसर। अब ये बताओ कौन सी अर्थमेटिक में लिखा है, बता दो कहां लिखा है, कहीं नहीं लिखा। अब ये उस भाई की खोपड़ी सेट हो गई, उसका लॉजिक दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया। तो ये टॉपिक ऐसा है, इसमें कोई फिक्स नहीं है बेटा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, इसी का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आ गया यहां था 96, 54, 20, फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करो, ये था, ठीक है बेटा। ऑप्शन थे ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 10, ये था। अब देखो क्वेश्चन तो छोटा सा दिख रहा है, अब इसका सोल्व करूंगा ना मैं तो आपको ऐसे लगेगा ओ गुरुजी चिन्ह सो क्वेश्चन है? लेकिन खोपड़ी में सेट नहीं हो तब तक तो महाभारत है ना। इसमें मैं कह रहा हूं कोई भी स्पेशल नियम नहीं है कि मैं नियम लिखा दूं, रूल लिखा दूं, उसके तहत हो जाए। अब इसमें कैसे हुआ बताएगा कोई, थोड़ा थोड़ा आ रहे हो है, चिन्ह चिन्ह आ रहे हो, लास्ट में गड़बड़ कहां है, सही है ना। देखो 9 और 6 दोनों अंकों को गुणा किया, अरे 9 को 6 से गुणा करो 54, ये रहा। 5 और 4 को गुणा करो 5 चौक 20, 2 और 0 को करो 0, यही तो आंसर है, ये ऑप्शन में रहा। अब बताओ ये कहां लिखा है, मतलब 100 क्वेश्चन करूंगा 100 टाइप, 50 क्वेश्चन करेंगे तो 50 टाइप, समझ गए। ये टॉपिक एक अलग है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मैं इसमें सही सवाल करवा दूं, क्योंकि कहीं से भी पूछ ले, समझ गए। तो ये है मिसिंग नंबर, ठीक है। इसके बाद में आपके जो सिलेबस में टॉपिक है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया, ठीक है। मैथ में भी चलता है, रीजनिंग में भी चलता है, लेकिन रीजनिंग में कुछ अलग तरीके से चलता है, ध्यान रखना। रीजनिंग में है ना, रीजनिंग में थोड़ा सा अलग है मैथमेटिकल ऑपरेशन। रीजनिंग में देगा आपसे गलती करवाएगा क्वेश्चनों में, कहेगा कि यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है भाग, ठीक है। फिर कहेगा कि समीकरण में 20 को और 10 को
आपस में चेंज कर दें, 10 की जगह 20 कर दें, 20 की जगह 10 कर दें, तो दिए गए समीकरण की वैल्यू क्या होगी। बच्चा क्या करता है इसमें, इसमें कहीं ना कहीं साइन चेंज करने में या संख्या चेंज करने में गलती कर देता है जल्दबाजी में। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, लेकिन कह देगा कि दिए गए समीकरण में प्लस और गुणा को आपस में चेंज कर दो, मतलब जहां प्लस दिखे वहां गुणा, गुणा दिखे वहां प्लस। 5 और 10 को आपस में चेंज कर दो, जहां 5 दिखे वहां 10 और 10 दिखे वहां 5। फिर एक समीकरण देगा और फिर कहेगा इस समीकरण की वैल्यू बताओ, इस समीकरण की वैल्यू बताओ। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया मैथ में कुछ अलग है, रीजनिंग में कुछ अलग होती है। तो ये भी एक रीजनिंग का पार्ट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया। उसके बाद में आपके एवरेज है, रेशियो है, ठीक है, क्षेत्रफल, आयतन है, प्रतिशत, ये मैथ की चीजें हैं। ठीक है, तो ये है अपना रीजनिंग का सिलेबस। किसका सिलेबस है? रीजनिंग का। समझ गए? तो आज जो अपन चर्चा करेंगे, सबसे पहला, बोलो क्या पढ़ोगे टॉपिक? कुछ भी पढ़ा दो, शुरुआत से कर दूं। आज कुछ बच्चे अब्सेंट है। पहला टॉपिक तो अपन पढ़ेंगे वर्णमाला परीक्षण। जैसे मैथ तो अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है, संख्या पद्धति से। वैसे रीजनिंग स्टार्ट होती है, वो होती है वर्णमाला परीक्षण से, सबसे बेसिक टॉपिक होता है। लेकिन कुछ बच्चे आज अब्सेंट है, वर्णमाला टॉपिक अपन पढ़ लेंगे तो वर्णमाला जो मिस कर दिया उसके कोडिंग डिकोडिंग भी समझ में नहीं आएगी, उसके सीरीज भी समझ में नहीं आएगी, उसके क्लासिफिकेशन। इसमें एक टॉपिक और है आपका, वर्गीकरण दे रखा होगा, देखो ये दे रखा ऊपर पेज में, चित्र मैट्रिक्स के आगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, बेमेल चुनना। 4 ऑप्शन देता है, 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से सेम होते हैं और एक क्या होता है अलग, उस अलग को चुनना होता है। ना क्लासिफिकेशन समझ में आएगा, ठीक है, और ना ही लेटर सीरीज समझ में आएगी, ना एनोलॉजी समझ में आएगी। घड़ी कैलेंडर नहीं है भाई आपके, पासा भी नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक बड़ा, ठीक है, सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में होती तो करवा देते। पासे में क्या है, 5 कैप्सूल देने, 5-5 mg के, टक दे दो, टक दे लो, है कि नहीं है। पासे का कोई बड़ा भारी गणित थोड़ी है, लेकिन सिलेबस में नहीं है। पढ़ा तो दूंगा, लेकिन उससे नुकसान आपको है, ठीक है। बिना फिजूल की चीजें पढ़ना वो बाद की बात है, सिलेबस होने के बाद में। कैलेंडर भी नहीं है आपके, क्लॉक भी नहीं है, ठीक है, पजल्स भी नहीं है आपके, ठीक है, पजल भी नहीं है, कई टॉपिक नहीं है आपके, ठीक है, ना पहेली है, क्रम परीक्षण है, रैंकिंग टेस्ट, ठीक है, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस, लॉजिकल, अर्थमेटिक, रीजनिंग, विविध, ठीक है, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, कथन और तर्क, कथन पूर्व धारणा। इसके कुछ क्वेश्चन है जो डिसीजन मेकिंग, बाकी अजम्पशन, कथन पूर्व धारणा, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है नहीं। तो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन तो है ना, और क्या बोला था मैंने पहले, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन को ही कहते हैं बेटा। चलो तो देखिए वर्णमाला टॉपिक, ठीक है। वर्णमाला मतलब अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है भाई। वर्णमाला परीक्षण, ठीक है, वर्णमाला परीक्षण की बात करेंगे भैया ना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए वर्णमाला में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत शानदार शानदार और शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात मैं बता दूं कि अल्फाबेट का मतलब ए से जेड तक, अल्फाबेट का मतलब ए से जेड तक जो ABCD है ना, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए ए से लेकर जेड तक, ठीक है भाई। तो ए से जेड तक हम लोग देखेंगे कितने अक्षर होते हैं भाई, 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26। देखिए इन 26 अक्षरों में ध्यान रखिएगा, इन 26 अक्षरों में 2 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं भाई? 2। एक होता है क्या, शवर, और एक ग्रुप होता है व्यंजन, वोवल और कॉन्सोनेंट। अरे भाई शवर कितने होते हैं? 5 होते हैं,
और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। मतलब ए, ई, आई, ओ और यू, और बाकी जो बच गए वो क्या है? कॉन्सोनेंट है बालक, क्या है? व्यंजन है। देखिए ध्यान रहे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। जैसे ही आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? कोडिंग डिकोडिंग। उस कोडिंग डिकोडिंग में बड़ी महत्वपूर्ण चीज आएगी आपके सामने। आप कहोगे सर वो क्या आएगा? जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सुनना। मैंने लिखा कि मेरे भाई ONE 1 इज कोडेड 1/2 लिख दूं, मान लो मैं 1/2। फिर मैं कहूं कि 6 का कोड क्या है? जैसे मैंने लिख दिया 2/1, और मैंने पूछा कि बताइएगा ELEVEN 11 का कोड क्या होगा? तो देखो बेटा, कई विद्यार्थी क्या करते हैं पता है, कई मेरे बेटे हैं इसमें नंबर डालेंगे। ए का नंबर 1 है, ओ का 15 है, एन का 14, ई का 5 है। नंबर डालेंगे, कभी प्लस करेंगे, कभी माइनस करेंगे, मामला ही सेट नहीं होगा। ध्यान रखना बेटा, कभी भी जिंदगी में काम की बात बता रहा हूं, नोट कर लेना, दिल में भी और दिमाग में भी। किसी भी शब्द का कोड यदि अंश बटे हर में होता है, किसी भी शब्द का कोड यदि अंश बटे हर में है, ठीक है, मतलब भिन्न संख्या में, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अंश बटे हर में हो। मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, है ना। किसी भी शब्द का कोड अंश बटे हर में हो तो ध्यान रख लेना, हमेशा स्वर और व्यंजन के संबंधित ही लॉजिक लगेगा। मतलब वोवल और कॉन्सोनेंट के रिलेटेड ही लॉजिक लगेगा। ध्यान रखना। कैसे सर? एन एक क्या है? व्यंजन है। अरे भाई एक क्या है? कॉन्सोनेंट, व्यंजन है। और ये दो क्या है? ओ और ई, ये दो स्वर है। मालूम चल गया सर कि स्वरों की संख्या ऊपर है, सॉरी व्यंजनों की संख्या ऊपर और स्वरों की संख्या नीचे है। आपने कहा कि सर एस और एक्स दो तो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और एक क्या है? स्वर है। तो आंसर आ गया। आंसर तो कर दोगे सर। ई और ई तीन तो क्या है? स्वर है। टोटल और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन भी कितने हैं? 3 हैं। तो आंसर क्या होगा? 3/3। ये आपका आंसर होगा। अब कई मेरे बेटे आर्यभट्ट के परिवार से हैं, वो क्या करेंगे? सर ई तो एक ही है सर, 3 व्यंजन और बटे 1, 3/1। कई ये कहेंगे कि सर 3/3, ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन 1 होगा, ध्यान रखना। कहेंगे सर 3 को 3 से काट दो सर, 1 कर दो। बेटा ध्यान रखना, यदि काटा पीटी कर दी आप कट जाओगे, ध्यान रखना। यहां 3/3 का मतलब 3 ऊपर व्यंजन और 3 ही क्या हैं? स्वर हैं। ये है इसका मतलब। ये चीजें बाद में बताऊंगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा तो बेहतर तरीके से सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। यहां तो मैंने इसलिए बताया कि अभी हम बात कर रहे थे वोवल और कॉन्सोनेंट की, इसलिए मैंने कह दिया कि स्वर और व्यंजन कहां कहां काम आएंगे, छोटी छोटी चीजें, इसलिए मैंने आपकी खोपड़ी में सेट कर दिया। सबसे पहली बात कि सर अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर है, मैं आशा करता हूं शायद लगभग विद्यार्थियों के दिमाग में ये चीज होगी, सेट होगी, ठीक है। फिर भी मैं ए से जेड तक जो अक्षर हैं उनके नंबर आपको याद करवा देता हूं, उनके नंबर आपको याद करवा देता हूं। कैसे? सुनना। देखो, जिस बच्चे के अलग अलग जैसे भी ट्रिक से याद है वैसे याद कर लो, कोई समस्या नहीं है। जरूरी नहीं है किसी भी एंगल से आप याद करो। देखो, ए का नंबर 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। शुरुआती 4 अक्षर है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल सबके याद है। कहीं तो मेरे बेटे कहीं गुरु प्लीज दी है, ठीक है, गुरु याद करो।
हैं? देखो ये 2 3 आगे बैठे बैठे ये कहेंगे गुरुजी याद कराओ ना, ABCD 1 2 3 4 पे होता है क्योंकि फीस दी है कि नहीं है। तो देखिए ई कितने नंबर पे होता है, 5 पे होता है। अब देखो एक छोटी सी बता देता हूं मैं आपको, एजोटी EJOTY एजोटी है बेटा। आजकल तो इसका नाम ही बोलते हैं गुरुजी ए ज्योति वाला फॉर्मूला बताओ ना। किसका बताओ? ए ज्योति वाला बताओ गुरु। ए ज्योति नहीं बोलते बेटे, ए ज्योति बोलते हैं। ठीक है, देखो ई का नंबर कितना है? 5। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20 और 5 5 25। बाद में लिख लेना भाई, एक पर देख लो, ठीक है, बाद में लिख लेना। देखो ई कितने नंबर पे है बेटा? गुरु 5 नंबर पे है। अरे ई कितने नंबर पे भाई? 5 नंबर। कहां से याद किया भाई? ए छोटी से किया गुरु। ये लो भाई। अब देखो एफ कितने नंबर पे भाई? 6 नंबर पे। देखो ये एफ है, इस एफ को थोड़ा सा नीचे से मैं बंद कर दूं तो कैसी आकृति बन गई है? 6 जैसी बन गई। कई बच्चे याद रखते हैं ऐसे, कई मेरे बेटे अलग ही याद रखते हैं। सर इंग्लिश में नहीं होता लेकिन रीजनिंग में होता है। एफ, एफ यानी फिक्स, फिक्स यानी 6, फिक्स 6, फिक्स 6। एफ यानी फिक्स और फिक्स यानी 6, फिक्स 6 है कि नहीं? तो याद हो गया थोड़ा। फिर देखो इसके बाद में जी कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे। देखो बेटा ये जी है और इस जी में आप लोगों ने देखा होगा कि सर ये 7 जैसी आकृति छुपी हुई है। कई बच्चे याद रखते हैं G7 सम्मेलन, करते हैं ना, G7 सम्मेलन, सम्मेलन, ठीक है। और इसके बाद में आता है H, H 8 नंबर पे। देखो ये H है, इस H को मैं दोनों तरफ से बंद कर दूं, यहां से भी और यहां से भी, तो ये कैसी आकृति बन गई बेटा? 8 जैसी बन गई। अरे कैसी बन गई भाई? 8 जैसी बन गई भाई, ठीक है। फिर आई, आई कितने पे होता है? 9 नंबर पे। देखो बेटा आई 9 नंबर पे होता है। आपको पता है आई को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, बोलो लिखते हैं कि नहीं लिखते? बिल्कुल लिखते हैं गुरु, ठीक है। और कई बच्चे करते हैं आई नो, आई नो, मैं जानता हूं। देखो कॉलेज वगैरह में जाते हो, कोई सुंदर सी लड़की दिखती है तो उसकी तरफ करते आई थिंक, आई थिंक, आई नो, मैं जानता हूं। जैसे ये लड़का क्या नाम है? इमराज है, ये इमराज है ना, ये बेटा कॉलेज में जाता है, सुंदर सी लड़की दिख जाती है, करता है आई थिंक, आई थिंक, आई नो, मैं जानता हूं। चाहे मेरे बेटे को नो की स्पेलिंग ही ना आए पर कर ही देगा आई नो। तो यहां थोड़ा याद करने की हिंट है। आई नो, आई कितने नंबर पे? 9 नंबर पे होता है। आई कितने पे होता है? 9 नंबर पे, आई नो। इसके बाद में होता है बेटा क्या? जेंड के, जम्मू और कश्मीर। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जम्मू और कश्मीर से याद रखना NH, जम्मू से NH नेशनल हाईवे 10 गुजरता और कश्मीर से 11 गुजरता है। जम्मू से कौन सा? NH 10 गुजरता है भाई, और कश्मीर से कौन सा गुजरता है भाई? NH 11 गुजरता है भाई। अरे कौन सा गुजरता है? NH 11 गुजरता है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद L, L कितने पे? 12 नंबर पे। देखो बेटा सुनो, कोई आदमी मर जाए तो उसके अंतिम दिन कितने होते हैं? उसके अंतिम दिन होते हैं 12, है कि नहीं? आजकल तो समय का भाव है, 3 ही कर देते हैं। अब धीरे धीरे 3 भी नहीं करेंगे। ध्यान रखना, जब 10-20 साल बाद में कोई टपकेगा ना, टपकना मतलब समझते हो, विदा हो जाएगा, है कि नहीं? मर जाएगा कोई। बी का मेरा बेटा 2 ही दिन करेगा, 2 दिन भी ज्यादा है, 1 दिन ऐसे करेंगे संडे को।
अखबार में दिला देंगे इसकी बैठक है भाई 10 से 11 के बीच में, संडे को आए तो आ जाना, अन्यथा मत आना, है कि नहीं है? यही आएगा आगे जाके, देख लेना चाहिए। तो कहने का मतलब अभी तो 12 होते हैं, तो हम लोग कह देंगे कि सर लाइफ का लास्ट है 12वां, लाइफ का लास्ट डे 12वां होता है। मतलब एल एल देखो, एल एल 12 लाइफ का लास्ट है 12वां। अभी मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ा रहा है? दिनेश जी चौधरी पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर में मैं टपक जाऊं, कोई मास्टर आएगा, फिर आप कहोगे हो भाई साहब गुरुजी वो भी ठीक थे सिक्कर वाले। फिर देखो ये लड़कियां इधर से कहेंगी नहीं नहीं याद मत कर, वो पापी भूत बन के आ जाएगा, है कि नहीं? मतलब 12 दिन बाद में तो बेटे याद से भी नफरत करते हैं करते हैं कि नहीं करते? 12 दिन बाद में तो याद से भी नफरत करते हैं, वो याद करना भी पसंद नहीं करता। इसलिए कहा है कि लाइफ का लास्ट डे कौन सा होता है बेटा? 12वां होता है, ध्यान रखना ढोलू। तो एल 12 पे, इसके बाद में आता है एम। एम कितने नंबर पे बेटा? 13 पे होता है। अरे कितने पे होता है भाई? 13 पे होता है। देखो 2 जुड़वा बहन है, एक एम है, एक एम की बहन है डब्लू, ये दोनों है, बस फर्क इतना है इनके ये पैर एक के ऊपर की तरफ एक के नीचे की तरफ। इन दोनों को घुमा दो, एम और डब्लू को ये घुमा दिया भाई। अरे भाई बोलो एम और डब्लू में अल्फाबेट में पहले क्या आया? अरे बोलो भाई पहले क्या है? एम आया है गुरु, और फिर क्या है? डब्लू आया है। तो एम कितने नंबर पे है? 13 पे, और डब्लू कितने पे भाई? 23 पे। तो यहां से याद हो गया गुरु एम 13 पे और डब्लू कितने पे? 23 पे होता है। तो यहां से कई याद रखते हैं गुरु 13 मेरा, क्या याद रखते हैं? 13 मेरा। कई याद रखते हैं मैं तेरा तू मेरी। कई याद रखते हैं मेरे बेटे तेरी मेरी प्रेम कहानी। अरे कैसे भी याद रखो, आपको याद रखना है 13 मेरा, मतलब एम 13 नंबर पे है। इसके बाद में देखो एन ओ, ध्यान रखना बेटा नंबर 14 15, और पी, पी यानी पर्सनल नंबर 16। याद रखना नंबर 14 15 और पर्सनल नंबर कितने बेटा? 16 होता है, ध्यान रखना ये। कई याद रखते हैं गुरु ओ, गुरु ओ देखो ओ गुरु ओ एजोटी। सर एजोटी से याद रखेंगे, मैंने कहा कर ले बेटा। सर ओ 15 पे होता है, बिल्कुल होता है। कई याद रखते हैं गुरु पी, पी यानी पप्पू। पप्पू कितने का? 16 का। पप्पू कितने का? 16 का। अलग अलग तरीके हैं सबके याद करने के। इसके बाद में देखो क्यों, क्यों कितने नंबर पे भाई? 17 नंबर पे। तो क्यों यानी क्वीन, और क्वीन यानी रानी, और रानी के 17 नखरे। रानी के कितने? 17 नखरे। देखो कोई नई नवेली बहू आती है कि नहीं? कोई नई नवेली बहू आती है तो घर से बाहर निकलती है, कलर पेंट करके निकलती है, ओठों के लाल लाल रेडियम धोला धोला पाउडर लगा के। फिर अपन कहते हैं देखो रानी की तरह 17 नखरे कर रही है कि नहीं? तो हम कहेंगे रानी के नखरे कितने? 17। अब कई कहेंगे नहीं गुरु रानी के नखरे 17 मत करो। चलो तो भाई दूसरा तरीका बता देता हूं। अरे देखो भाई क्यों कितने पे? 17 पे। अरे आर कितने पे भाई? 18 पे। थोड़ी हिंट है भाई याद करने की, है ना? एस कितने पे भाई? 19 पे। और टी कितने पे भाई? 20 पे। तो देखो भाई ध्यान से सुना, थोड़ा याद रखना भाई। क्यू यानी क्वीन, और क्वीन यानी रानी, और ध्यान रखना रानी कितने की? 17 की। ध्यान से सुन, ये क्या नाम है इसका लड़के का? हेमराज। ध्यान से सुन बेटा, तू बातें करता है मेरा बेटा। तो देखो ध्यान रखना रानी 17 की, ध्यान से सुनना, और उसका राजा 18 का। रानी 17 की, राजा 18 का। अरे रानी कितने की? 17 की। और राजा कितने का बेटा? 18 का। ध्यान रखना 19 में शादी,
और 20 में टावर हैं, 20 में गुरु कैसे भी कर लो गुरु, है ना। चलो, रानी 17 की, राजा 18 का, 19 में शादी और 20 में तलाक, 20 में तलाक। अब देखो बेटा, अब मैरिज नहीं, यहां एस यानी शादी, याद करने के, ऐसे डाइवोर्स होता है, लेकिन टी यानी तलाक। तो याद रखना, रानी 17 की, राजा 18 का, 19 में शादी और 20 में तलाक। तो रानी 17 की, राजा 18 का, 19 में शादी और 20 में तलाक हो जाता है बेटा। देखो, कई बच्चे याद करते हैं सर T20 मैच, T20 मैच। देखो बेटा, T20 मैच खेलने के बाद में, कॉलेज में खूब खेले होंगे T20 मैच। T20 मैच खेलने के बाद में यू यानी यूथ और यूथ यानी युवा, U21 पे ध्यान रखना बेटा, यू यानी युवा और युवा की उम्र। अरे युवा की उम्र कितनी? 21 साल। युवा की उम्र कितनी? 21 साल। कौन सा युवा? वो सरकार परमिशन दे देती है कि अब इसकी शादी कर दो, वोट डालने वाला युवा नहीं। ठीक है, फिर क्या था, 21 साल का युवा हो जाता है। देखो, आप में से कई बैठे हैं 21 साल के युवा, लेकिन घर वाले ध्यान ही नहीं देते। आजकल के युवा बेटा अपनी व्यवस्था खुद रखते हैं। तो देखो, T20 मैच खेला नहीं, 21 साल का युवा हुआ नहीं, और 21 साल का युवा हुआ नहीं और अपनी 22 साल की विनीता को लेके गया नहीं। तो ध्यान रखना, विनीता कितने की? 22 की, विनीता 22 की। फिर क्या था? फिर कुछ नहीं था, नॉर्मल था, एक्स वाई और जेड। एक्स कितने पे? 24 पे, वाई कितने पे? 25 पे, और जेड कितने पे? 26 पे। जैसे ABCD याद की ना शुरुआत में 4 अक्षर, वैसे ही ये, मतलब एक्स वाई जेड 24, 25 और 26 पे। कई बच्चे याद रखते हैं वाई, क्या याद रखते हैं कि सर वाई हम एजोटी से भी याद रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आपकी मर्जी हो वहीं से रख लो। तो ध्यान रखना, पुनः कह रहा हूं, ABCD 1 2 3 4 5, एजोटी, E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे, Y 25 पे, 5 1 5, 5 2 10, 15 20 25। F फिक्स यानी, अरे बोलो फिक्स यानी 6। फिर क्या है? G7 सम्मेलन, 7 जैसी आकृति, H 8 पे, 8 जैसी आकृति, I 9 मैं जानता हूं, जम्मू और कश्मीर से NH 10 और 11 गुजरता है, लाइव का लास्ट डे 12वां। फिर मेरा तेरा, तेरी मेरी प्रेम कहानियां, M 13 और W 23 पे। फिर हाँ बिल्कुल यहां से याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर क्या है? फिर देखो आगे, नंबर 14 15 और P यानी प्रश्न नंबर 16, रानी 17 की, राजा 18 का, 19 में शादी और 20 में तलाक। T20 मैच खेलने के बाद में 21 साल का युवा हो जाता है, 21 साल का युवा 22 साल की विनीता को ले जाता है। फिर क्या था? देखो W, यहां से सॉरी W कितने पे बेटा? 23 पे। आप कहोगे सर W कहाँ है? देखो ऊपर याद किया था W को मैंने, ऊपर W को याद करवा दिया था मैंने, करवा दिया था ना। फिर क्या था? X Y Z 24 25 और 26, ये आपकी अल्फाबेट। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी एक बार इसको नोट कर लें, फटाफट जल्दी नोट करें। टॉपिक अब स्टार्ट होगा यहां से। देखिए, अब ये नोट करने का टाइम दूंगा, चिंता ना करें। देखिए, A से Z, अब ध्यान रखना यहां से, वो तो केवल आपको मैं थोड़ा सा रिपीट किया है, देख लें। A से Z तक 2 ग्रुप हैं बेटा, ठीक है। 2 ग्रुप कौन से हैं? एक तो है A से M, और एक है बेटा M से Z। इसको हम बोलेंगे प्रथम अर्धांश, पहला अर्धांश, और इसको हम बोलेंगे द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश 2 टुकड़े हैं, पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश। ये दोनों मिलकर 13 विलोम जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? विलोम जोड़े, अपोजिट पेयर। ठीक है, अपोजिट पेयर कितने बनेंगे? 13। ये अपोजिट पेयर बहुत काम किया रीजनिंग में, आपके सिलेबस में 5 टॉपिक ऐसे हैं वहां काम आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात करें अपन कि अपोजिट पेयर हैं कौन कौन से। A से Z तक A, B, C, D, E, F,
G H I J K L M। वापस इधर से स्टार्ट करना है, N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये ध्यान रखना बेटा, ये आपको दिमाग में सेट रखने। ए का अपोजिट क्या होता है? Z। ए भाई बोर्ड पे देखो ना प्रभु, ए का अपोजिट क्या है? Z। बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का, एच का, आई का, जे का, के का, एल का, एम का। ये 13 विलोम जोड़े हर टॉपिक में काम आएंगे, 5 से 6 टॉपिक में। कैसे काम आएंगे एक बार सुनना। हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्णमाला परीक्षण। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? वर्णमाला परीक्षण। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा आगे। मैंने कहा कि ये ए से जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट है, समझने की कोशिश करना भाई। आपको दिख रहा है गुड़िया? इधर से दिख रहा है तो फिर इधर बैठ जाना, थोड़ी उधर क्यों परेशान हो रही है? ए से जेड तक, ठीक है। और ए से जेड तक मैंने कहा कि इधर से मान लो, मैंने कहा कि बेटा अभी आगे बताऊंगा बायां और दायां, तो मैं बोलूं कि ए से 20वां अक्षर क्या है? ए से 20वां अक्षर क्या होगा वर्णमाला में? आप 1 सेकंड में बता दोगे, 1 सेकंड में बता दोगे कि ए से 20वां अक्षर। अभी बात किया था आपने T20 मैच, T20 मैच सर टी होगा। अरे भाई होगा या नहीं होगा? ठीक है। लेकिन मान लो आपके पास जरूरी तो नहीं है ए से ही पूछे, बाएं से ही पूछे, दाएं से भी पूछ सकता है। आपको कह दे कि श्रीमान जी ए से जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट लिखी है, लेकिन आप लोग ए से नहीं, किधर से? जेड से 20वां क्या होगा ये बताओ। जेड से 20वां अक्षर क्या होगा? अब साहब जेड वाई एक्स ऐसे गिनेंगे तो वक्त लगेगा। अरे बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम लगेगा। अरे लगेगा ना। जेड वाई एक्स गिनेंगे तो क्या करें? 2 इलाज हैं। पहली चीज आपने एक बात और नोट की इसमें कि सर ए का नंबर कितना है? अरे कितना? जेड का कितना? 26 और 1। बी का नंबर कितना? वाई का कितना? 25 और 2। सी का कितना? एक्स का 24 और 3। डी का कितना? डब्ल्यू का 23 और 4। ई का कितना? वी का कितना? 22 और 5। एफ का कितना? यू का कितना? 21 और 6। जी का कितना? टी का कितना? 20 और 7। मतलब विलोम जोड़ों के कर्मों का योग कितना होता है? 27 होता है। ये चीज भी हम लोग याद करेंगे कि सर विलोम जोड़ों के कर्मों का योग 27 होता है। कितना होता है बेटा? 27 होता है। समझ गए? तो 2 तरीके हैं। कभी भी जिंदगी में यदि आपको जेड से गिनने की नौबत आए, कहां से गिनने की नौबत आए बेटा? जेड से गिनने की नौबत आए तो आप उसको क्या कर दो? आप उसको कितने में से घटा दो? 27 में से माइनस कर दो। कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। 27 में से 20 गए तो कितना बेटा? एबीसीडी में 7 नंबर पे क्या होता है? जी। आप जेड से 20वां अक्षर गिन लो, जी आएगा। समझ गए? या भी डायरेक्ट कर सकते हैं। एबीसीडी में 20 नंबर पे क्या होता है? टी होता है। लेकिन टी तो किधर से होता है? ए से। हमें किधर से देखना है? जेड से। उल्टा तो जी का अपोजिट क्या होगा? टी का अपोजिट जी। डायरेक्ट उल्टा जोड़ा कर दो। जैसे मान लो मैं यही कहूं कि भाई वापस देखना कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट लिखी है और मैंने कहा कि बेटा जेड से, मैंने कहा जेड से 22वां अक्षर क्या होगा? अब गिनेंगे तो टाइम लगेगा। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन अभी वर्णमाला में। तो आप कभी भी जेड से गिनने की नौबत आए तो कितने में से घटा दो? 27 में से 22 गए, कितना बच गया बेटा? 5 नंबर पे एचओटी से याद किया था क्या होगा?
आंसर आ गया। या डायरेक्ट बता सकते हैं 22 नंबर पे क्या होता है V, अरे 22 पे क्या होता है, लेकिन V का अपोजिट क्या होता है E, डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो कोडिंग डिकोडिंग में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था कि सर यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन को 27 लिखा जाए, सन को क्या लिखा जाए 27, ये विलोम जोड़े बता रहा हूं कहां कहां काम आते हैं। तो बताइए इसी सांकेतिक भाषा में LIP लिप को क्या लिखेंगे। और बड़ी मजे की बात यह थी कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे 40, 42, 44 और अगला बड़ा सातिर था बेटा पेपर बनाने वाला, अगला क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। और इनमें से कोई नहीं तब आता है जब ऊपर वाले में किसी भी सूरत में आंसर ना आए। इनमें से कोई नहीं मतलब कोई विकल्प सही नहीं है, तब आंसर होगा। अब ऐसे थोड़ी अपने को जो नहीं आ रहा उसको नन ऑफ दीज कर दो। इसने नन ऑफ दीज देके गलती करवा दी। पेपर बनाने वाला बड़ा तेज था, क्योंकि बच्चे ने क्या किया सुनो इस क्वेश्चन में। सर एस का नंबर कितना, और बोलो कितना, यू का नंबर 21, एन का सबका टोटल किया कितना है बेटा 54 आया। दिमाग में आ गया कि अरे यार 54 27 आधा कर दो, यही किया। सर एल का नंबर कितना 12, आई का 9 और पी का 9 से 15 और 2 17, 2 और 1 3 37। सर 37 का आधा कर दो कितना आ गया 18.5 आ गया। आंसर 100% सही है, 100% सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो ये तो नहीं है कि नन ऑफ दीज कर दो। नन ऑफ दीज तो तब करते हैं जब इस क्वेश्चन का किसी भी हालत में 40, 42 और 44 आंसर ना आए। और ध्यान रखना लॉजिकल रीजनिंग में भूल कर भी नन ऑफ दीज मत कर देना। कोई 0.11% हो सकता है, बाकी 99.99% नहीं होता है। एक क्वेश्चन के 2-2 3-3 आंसर आते हैं। अब जिसके अपोजिट पेयर याद है वो कर दिया। कैसे, एस का अपोजिट क्या होता है बेटा एच, यू का अपोजिट क्या होता है एन का अपोजिट क्या होता है। तो एच का नंबर कितना, एफ का, एम का 13 और 6 19 और 8 कितना 27 आ गया। तो यहां हमें मालूम चल गया कि मामला किस पे है, मामला विलोम जोड़े पे है। फिर आपने देखा एल का अपोजिट क्या होगा, आई का अपोजिट, पी का अपोजिट, ओ का नंबर, आर का नंबर, के का नंबर, टोटल करो कितना आया। तो 44 ऑप्शन में है क्या, तो फिर नन ऑफ दीज कैसे कर सकते हो आप। 44 ऑप्शन में तो 100% 44 आंसर होगा। जरूरी थोड़ी अपने को नहीं आए तो नन ऑफ दीज कर दे। लेकिन करेगा कौन, जिसके अपोजिट पेयर याद हो वही करेगा। बीए थोड़ी की है मैंने, बीटेक की है, यही काम किया है। चलो कोई नहीं, पॉइंट पे हो, कोई नहीं बेटा ना, चलता है इस उम्र में सब कुछ। तो ये क्या कोडिंग डिकोडिंग। अब देखिए जैसे मैं एनोलॉजी की बात करूं, किसकी बात करूं, एनोलॉजी की। जैसे सादृश्यता आपके टॉपिक है सिलेबस में, मैंने क्वेश्चन कहा कि सर आईपी इज रिलेटेड टू आरके इन द सेम वे एलएम इज रिलेटेड टू। मतलब क्वेश्चन है कि आईपी का संबंध यदि आरके से है, आईपी का संबंध आरके से है, तो मेरे दोस्त एलएम का संबंध किससे होगा। यदि अपोजिट पेयर याद है तो एक सेकंड में कर सकते हैं हम लोग कि श्रीमान जी आई का अपोजिट क्या होगा, पी का अपोजिट, तो एल का अपोजिट और एम का अपोजिट। लेकिन अपोजिट पेयर याद नहीं है तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, और अपोजिट पेयर याद है तो चंद सेकंड में मार देंगे। यदि टॉपिक बात करें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की, और वर्गीकरण में क्वेश्चन आएगा ऐसे कि दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प किसी न किसी प्रकार से समान है और 1 विकल्प अन्य 3 से भिन्न है। उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिएगा। क्वेश्चन में आ गया CX, बी ऑप्शन आ गया IR, सी ऑप्शन आ गया DW और डी ऑप्शन आ गया ET, ऐसे आ गया। अब आप नंबर डालोगे, इसके नंबर टोटल करोगे 27, इसका 27, इसका 27,
इसका 27 नहीं है, 20 और 5 25 होगा। लेकिन अपोजिट पेयर याद है तो क्या नंबर डालना पड़ेगा बेटा? देखते ही मालूम चल जाएगा सर ऊपर वाले तीनों क्या हैं, अपोजिट हैं, और ई का अपोजिट वी है, इसलिए ईवी अलग है, ईटी। जैसे मैं बात करूं सीरीज की, सीरीज आपके सिलेबस में है, और यहां आ गया कि सर एजेड सीएक्स ईवी जीटी आईआर, फिर आगे दे दिया क्वेश्चन मार्क, फाइंड द मिसिंग टर्म, लुप्त पद ज्ञात कीजिएगा। अब आपके अपोजिट पेयर याद है तो चंद सेकंड में करोगे। ए का नंबर 1, सी का 3 पहला अक्षर देखोगे, ई का 5, जी का 7, आई का 9। बोलो बेटा कितना का ये पे? 2 का, तो 9 और 2 11 नंबर पे क्या है? फिर आप देख लिए ए का अपोजिट क्या है? सी का अपोजिट, ई का अपोजिट, जी का अपोजिट, आई का अपोजिट, तो के का अपोजिट। तो आंसर क्या गया बेटा? केपी। बोलो आया कि नहीं आया? तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि विलोम जोड़े कितने काम के हैं, समझ गए ना? मतलब पूरी रीजनिंग में काम आएंगे, ध्यान रखना 5 टॉपिक में काम आएंगे आपके, इसीलिए मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया कि कहां कहां किस प्रकार से काम आएंगे। तो ये आपको याद करना है, ये रट लेना, ठीक है? दिमाग में कैसे भी रटो, रट लेना। कई बच्चे याद रखते हैं सर आजाद नाम का लड़का, क्रैक्स गाड़ी, आजाद नाम का लड़का बॉय क्रैक्स गाड़ी पर दूध वाला दूध लाने गया, इवनिंग फर्जी यूनिवर्सिटी, एफयू फर्जी यूनिवर्सिटी, कोई गौरव टावर, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, पीके, पीके वो मूवी वो आमिर खान लटकाता था ना, रेडियो लटका के घूमता था, लव, और कोई मालवीय नगर, मोबाइल नंबर, अलग अलग तरीके से याद करते हैं, है कि नहीं है? तो याद कर लोगे, रट लोगे। अब मैं करवाऊं? नहीं करवाऊं? क्या नाम तेरा? पवन। पवन कह रहा है कि सर आप ही याद कराओ, काम की चीज है। तो ले बेटा पवन, ये पवन है, बच्चा है, और इसके A to Z घटना यहीं से चालू होती है। इसकी घटनाक्रम देखते हैं, जिंदगी में क्या क्या किया इसने। A to Z। मैं बोल गुड़िया ये बुक याद है? सर A to Z याद है, कहीं से पूछ लो, आपकी मर्जी हो। तो पवन की A to Z घटना यहीं से चालू होती है। पवन एक बच्चा है, बच्चा, बॉय, क्या है? BOY, बी का भाई। और बच्चा गलती करता है कि नहीं करता है? और अपन कहते हैं यार बच्चा है, छोड़ो यार। लेकिन ये बच्चा कब तक गलती करता है? जब तक ये मिनक बनता है। क्या बनता है? अपनी किताबी नकल नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से ट्रिक बनाएंगे। रात को काम ही क्या है? यही काम है कि नहीं है? तो अकेले बैठे बैठे ट्रिक ही बनाऊं, है कि नहीं है? तो ये बच्चा गलती कब तक करता है? जब तक ये मिनक बनता है। अब ये पवन गलती क्या करता है? देखो छोटा बच्चा है, प्यार भरी गलतियां करेगा कि नहीं करेगा? इस पवन को एक सुंदर सी लड़की दिख जाती है बेटे को, और उस लड़की की तरफ कर देता है बाय बाय। क्या कर देता है? बाय बाय कर देता है। अब अनजान लड़की की तरफ बाय बाय कर देता है बेटा। अब अनजान लड़की भी का वाई, मैंने क्या कहा? ट्रिक आएगी, क्वेश्चन आएंगे, याद होंगी चीजें, नेगेटिव ना लें, ठीक है? अब ये लड़का अनजान लड़की की तरफ बाय बाय कर देता है। अब बाय बाय कर देता है, देखो काम की चीज है ये, इसलिए याद करवा रहा हूं, जिंदगी में भूल जाओ मेरी गारंटी है। अब अनजान लड़की की तरफ बाय बाय कर दिया, तो बेटा करके देख ले, दुनिया धोती है बढ़िया तरीके से। जानकारी की बात तो अलग है। अब अनजान लड़की की तरफ बाय बाय करेगा तो दुनिया धोएगी, और जनता धो देती है तो बेटा सीटी एक्सरे होती है। क्या होता है? सीटी एक्सरे। सिर की चोट में सीटी स्कैन होती है, हाथ पैर तोड़ते हैं तो पवन सीटी एक्सरे होती है बेटा, करके देख ले। पिटने के बाद में देखो कोई आदमी पिट जाता है तो फिर उसका डर खुल जाता है, तभी तो कहा जाता है पीटा मत करो, डराया करो। पिटने के बाद में तो पवन का डर खुल गया, फिर तो बेटा कहता है सर लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा ही करूंगा। पिटने के बाद में लड़का बड़ा ही दिल वाला हो जाता है, दूध वाला भाड़ में गया, पुराना वर्जन है। क्या हो जाता है? दिल वाला हो जाता है, डी का डब्ल्यू। अब दिल वाले आदमी को नफरत होती है, प्यार होता है? दिल वाले आदमी को तो प्यार ही होगा, और प्यार होगा तो इसको लव होगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? अब बेटा ये पवन पिटा हुआ प्रेमी है, चोट खाया हुआ। अब पिटा हुआ प्रेमी है तो सच्चा प्रेमी है, और सच्चा प्रेम कितने लोगों के बीच में होता है? 2 लोगों के। वैसे चाहे जगह जगह मुंह मारो,
तो ये 2 जोड़े कर दिए, 2 जोड़े किए। वी का अपोजिट क्या बेटा? ई होता है। और देखिए एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है। बोलो है कि नहीं है? और आजकल का लव हीरे रांझे वाला लव नहीं रहा कि 20 साल भैंस चराई फिर भी यूं का यूं गया। आजकल का लव सुपर फास्ट है। आज नंबर की पर्ची फेंकी नहीं, कल तो मेरे बेटे स्टेटस लगा देंगे, मी एंड विद माई गर्लफ्रेंड इन मेहरानगढ़ फोर्ट, चाहे मम्मी देखे चाहे पापा। तो आजकल का प्रेम कैसा है? फुल यूजफुल। प्यार को बेटा पूरा उपयोग में ले, प्यार में फिर ही कोई नहीं छोड़ते। प्यार कैसा है? फुल यूजफुल। बोलो है कि नहीं है? अब आनंददायक प्यार करने वाले जोड़े भाई साहब कोई खेतों में तो घूमेंगे नहीं हमारी तरह, जीटी रोड पे घूमेंगे। कहां घूमेंगे? जीटी रोड पे घूमेंगे। अरे घूमेंगे कि नहीं? जीटी रोड पे घूमेंगे। अब ये बताओ, जीटी रोड पे घूमेंगे तो वो कोई साइकिल से थोड़ी घूमेंगे, गाड़ी भी घूमेंगे। तो भाई साहब आजकल के जो जोड़े हैं वो मेरे बेटे गाने भी हनी सिंह के सुनते हैं। हाई स्कूल भाड़ में गई, मुश्किल से पीछा छूटा है। किसके गाने सुनते हैं? हनी सिंह के, जिसका कोई तरजीह नहीं है। यो 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 ही करा है मेरा बेटा, है कि नहीं है? नहीं करता, कुछ मालूम ही नहीं चलता क्या शब्द बोल रहा है। यो 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 क्या यो यो है? मार तो आज तक समझ में को नहीं आयो कि क्या यो यो करे है। एक दिन एक लड़का बोला गुरु हनी सिंह का गाना चलाओ। अरे मेरे को ये बोलेगा क्या? बोला गुरु जी यो यो यो। मेरे तो यो 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 समझ में नहीं आया आज तक। तो बाकी गाने भी किसके सुनते हैं? हनी सिंह के। किसके गाने सुनते हैं? हनी सिंह के। और हनी सिंह के गाने तो सार्वभौमिक सत्य, वही घटना बता रहा हूं, कहीं किताब में नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे जहां किसी की नकल मिले उसी दिन छोड़ देना, मारकर छोड़ देंगे अपन, ठीक है? हनी सिंह के गाने सुनने वाले वो खास प्रेमी युगल दंपति, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का ही प्यार होता है। फाइनल में तो घरवाले कोई ना कोई देख लेते हैं। अब जब घरवाले अलग अलग कर लेते हैं तो कहा जाता है शास्त्रों में कि लड़के तो कैसे ना कैसे मामला हैंडल कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों से बेवफाई सहन नहीं होती है और वो लड़कियां इंडियन रेलवे के नीचे जाती हैं। लड़कियां कहां जाती है भाई? इंडियन रेलवे के नीचे। प्यार में बेवफाई सहन नहीं होती है इनसे। लड़के देख लेते हैं, एक ट्रेन छुट्टी दूसरी आई। देखो तो लड़की कहां जाती है? दिल पे मत लेना बेटा, ठीक है, और लो तो भी कोई फर्क नहीं है। इंडियन रेलवे के नीचे। कहां जाती है? इंडियन रेलवे के नीचे। अब काली पीली लड़की को दिल्ली बॉम्बे आगरा कोई घुमाएगा नहीं, लड़की भी ठीक ठाक होनी चाहिए। और वो लड़की होती है बेटा जैकलिन, सॉरी जयपुर क्वीन की तरह। हाँ जैकलिन, अरे वो जैकलिन भी अब की बार देखी मैंने। ये आरपीएल मैच हुआ था ना, इसमें बरकतुल्ला में, तब एक्चुअली क्या है कि मैं मैच कम देखता हूं, लेकिन मेरा रियल भांजा आया हुआ था। मेरा भांजा आईपीएल इसमें खेल रहा है, क्या नाम है, राजस्थान रणजी में, हिमांशु नेहरा, ठीक है? हिमांशु नेहरा यहाँ पहले मैच में अच्छी खासी विकेट ली थी उसने, 4 विकेट। मेरा रियल भांजा, तो वो आया हुआ था, तो सिस्टर जीजाजी आए हुए थे, तो बोले यार दिनेश मैच देख के आएंगे। तब गया तो उद्घाटन वाले मैच में वो जैकलिन थी, ऐसे चल रही थी बेटी, टक टक। मैं देख रहा ये जैकलिन है क्या? इससे ठीक तो अगली लुगाई है, 6 फीट हाइट, बढ़िया झुंझुनू की जाटनी है। मैं बोले मार ली, ठीक है। मैं तो उस दिन देखा, वो नाम ही था, तो फिर ये जैकलिन छोड़ दिया। जयपुर क्वीन निकलो है ना। लड़की कैसी होनी चाहिए? जयपुर क्वीन की तरह। अरे लड़की कैसी होनी चाहिए भाई? जयपुर क्वीन की तरह, जयपुर की महारानी की तरह सुंदर सी लड़की भाई। अब भाई साहब सुनो, वो सुंदर सी लड़की रेलवे लाइन के चली गई, तो इस पवन नाम के आशिक का क्या होगा? इस ढोलू की काले पानी की सजा होती है। इस आशिक की किसकी सजा होती है बेटा? काले पानी की सजा होती है। अब सुनो, मैं इस लड़की के थप्पड़ मारूंगा नहीं, तो ये याद करेगी कि सर मेरी क्या गलती है, घर पे जाके याद करेगी। तो इस आशिक की, इस प्रेमी की काले पानी की सजा हुई, तो ये याद कर रहा है कि बेटा तू आसाराम के पास कैसे गया। तो याद कर पवन, तूने क्या किया था बेटा? लव किया था, लव का नतीजा जेड़ी है बेटा, करके देख लो, कोई फायदा नहीं है, तन मन धन तीनों का नुकसान है। तो देखिए, और अंत में क्या बन जाता है बेटा? मिनक बन जाता है, और मिनक बनने के बाद में गलती नहीं करता। ध्यान से सुनना वापस, बोलो A to Z घटना यहीं से चालू होती है। एक अनजान लड़का लड़की की तरफ क्या कर देता है? बाय बाय। जनता धो देती है तो क्या होता है? पिटने के बाद में वो लड़का क्या हो जाता है? दिल वाले आदमी को नफरत नहीं, क्या होता है? प्यार। एल का और वी का ई। आजकल का लव कैसा होता है?
फुल यूजफुल, आनंददायक, प्यार करने वाले कहां घूमते हैं? जीटी रोड पे। अक्सर वो गाने किसके सुनते हैं? वो बेवफा लड़की कहां जाती है? इंडियन रेलवे के नीचे। लड़की कैसी होती है? जयपुर क्वीन की तरह। उसे ढोलू को सजा किसकी होती है? काले पानी की। क्या याद आता है उसकी? लव। अंत में क्या बन जाता है? मिनक। मिनक बनने के बाद में जिंदगी में गलती। ठीक है, ध्यान रखना। मैं आगे जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा अपोजिट पेयर में, डायरेक्ट बताऊंगा। डायरेक्ट मैं यही कहूंगा, बोलो वो लड़का और लड़की गाने किसके सुन रहे थे भाई? प्यार कैसा था? अंत में क्या बन गया था वो? क्या हुआ था उसको? वो लड़की कहां गई थी? आशिक को सजा किसकी? इधर मैं करवाऊंगा। बोलो वो लड़की कहां गई? उस ढोलू को सजा किसकी हुई? क्या हुआ था उसको? अंत में क्या बन गया? मिनक। तो फिर जो आज क्लास नहीं ली वो समझ ही नहीं पाएगा कि लव कब हुआ था, है कि नहीं है? वो तो हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना, एक काम की चीजें याद करवा रहा हूं, एक बार पुनः याद करोगे। इधर देखना थोड़ा सा ध्यान से। बोलो A to Z घटना हुई, एक लड़का लड़की की तरफ क्या किया? ए भाई बोलो ना, ठीक ही तो है, नेगेटिव मत लो, इसको याद हो जाएगा। आप कहो तो मैं तो वैसे किताबी तरीके से रटा दूंगा, रटना पड़ेगा, ये जिंदगी में नहीं बोलोगे। आज जाके बोलना बाय बाय, खत्म। वो करता ना राहुल गांधी, टाटा बाय बाय। तो देखो A to Z घटना यहीं से चालू होती है। एक लड़का लड़की की तरफ क्या करता है? बोलो, जनता धो देती है तो क्या होता है? पिटने के बाद में क्या होता है? दिल वाले आदमी को क्या होता है? L का और V का E। आजकल का लव कैसा है? आनंददायक, प्यार करने वाले कहां घूमते हैं? भाई साहब वो गाने किसके सुनते हैं? वो सुंदर सी लड़की कहां जाती है? लड़की कैसी होती है? उस ढोलू को सजा किसकी होती है? क्या याद आता है? अंत में क्या बन जाता है? मिनक बनने के बाद में गलती नहीं करता। ध्यान रखना। बोलो याद हुए कि नहीं हुए? पक्का? तो एक बार आप नोट कर लो। देखो यहां से कर लो, है ना, थोड़ा सा स्टार्ट कर लो। आप एक्स सर्विस मैन हो क्या सर? ऑन ड्यूटी किस में हो? कौन सी में हो? कहां से? जोधपुर की हो? निवासी भी जोधपुर की हो? शिकारगढ़ है क्या? फिर यही है पोस्टिंग, तब तो ठीक है। एक पंथ दो का तो हो गई क्या? छुट्टी आई हुई 15 होगी। नायक हो? तो हवलदार की तो 22 है ना, 26। लेकिन ले सकते हो ना, चाहो तो रिटायरमेंट ले सकते हो ना। सही है ना? राजस्थान में कर लो, फौज की खूब देख ले, 20 साल 18 साल। अब तो मैथ रीजनिंग के भरोसे टिका दोगे एक्स सर्विसमैन। थोड़ा तैयारी कर लो अच्छी सी। 12.5% है। लिख ले बेटा, लिख ले। फोटो हर जगह फोटो नहीं खींची जाती है, आदत खराब पड़ रही है इस उम्र में तेरी। टक दे फोटो खींच रहा है मेरा बेटा, फिर हंसता है। लिख ले। सर्विस कितने साल की होगी फौज साहब? 18। उम्र कितनी है? 38। 18 20 साल के हैं फौजी साहब अभी। कितने साल के हैं? आप में बहुत से छोटे हैं। इनका क्या होता है, जो सर्विस पीरियड होता है ना, वो माइनस होता है। अभी जो पटवारी लगेंगे ना, तो इनमें इनकी एज कितने काउंट होगी पता है? 20 साल। जबकि 20 के ही हो आप, आपकी उम्र के देख। ये फायदा होता है टाइम पे नौकरी लगने का। क्यों सर, गलत तो नहीं कह रहा? ऐसे काउंट होगी, सर्विस रिकॉर्ड माइनस होगा, टाइम पे नौकरी लगने का इतना फायदा हो जाता है। इन्होंने तो लिया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लिया। नहीं, 15 साल होते प्रमोशन ना लेके रिटायरमेंट ले लेते, अब तक
मास्टर बन जाते, पटवारी बन जाते। पिछली भर्ती वीडियो में थे कई एक्स सर्विसमैन, एसएससी में बहुत आते हैं। एसएससी खूब लगते हैं, तैयारी करते लग जाते हैं। जल्दी लिखो भाई थोड़ा ना, हटा दूं? जल्दी लिखो थोड़ा बस। हाँ तभी तो कह रहा हूं जल्दी लिख। ये कई बच्चे लिख नहीं रहे, लिख लो, फायदे में रहोगे, है ना। जिंदगी में हर जगह शॉर्टकट नहीं होता है। याद तो है आपके, मेरे को पता है, लेकिन लिख लोगे, प्रॉपर हैंडराइटिंग नोट्स होने चाहिए। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पढ़ लोगे तो ही काम बेड़ा। अब तो टाइम हो गया आपको थोड़ा, है ना। ये फिर मैं कल लिखवा दूं ये भाई। ये पैनल है ना, पैनल ये वापस लगाना है कल, है ना। ठीक, ओके। आज थोड़ी पहला दिन था ना, तो सिलेबस के ऊपर अपन ने चर्चा की, कौन कौन से टॉपिक, इसलिए टॉपिक आगे नहीं बढ़ पाया। कल से बड़ा कंटिन्यू चलेगा, देखना, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन। आज तो पहला दिन था, सिलेबस के ऊपर चर्चा करना भी जरूरी थी।